आपके हमले शल्कों से बचकर निकल गए तो आप उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। बार्डी का चेहरा कांप उठा क्योंकि उसने जल्दी से दूसरों को सूचित किया। बार्डी की याद दिलाते ही बाकी 6 दुष्ट वंडरलैंड योद्धाओं को भी अचानक सच्चाई का एहसास हो गया और उन्होंने इन राक्षस निवासियों के काले शल्कों पर अंधाधुंध हमला करना बंद कर दिया। वे अपनी कमजोरियों से बचने लगे। अपने युद्ध कौशल की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राक्षस निवासियों के शल्कों में छेद ढूंढ लिए और फिर सीधे उनके शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया। बार्डी के कुछ शब्दों के कारण मूल भूस्खलन की स्थिति धीरे धीरे दूसरी ओर पलट गई। ध्रुव ने चुपचाप सिर हिलाया। दुष्ट वंडरलैंड के योद्धा वाकई असाधारण थे। राक्षस जनजाति का सामना करते हुए उनमें जरा भी डर नहीं दिखा। वे युद्ध के दौरान लगातार उन राक्षस निवासियों की कमजोरियों का पता लगाते रहे। ऐसा उनके हृदय में मौजूद निर्भयता के कारण ही था, जिसके कारण वे इन ब्लैक स्केल जनजाति के दानव निवासियों की छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे सकते थे और उनकी कमजोरियों को पहचान सकते थे। इन 5 दानव निवासियों में से किसी ने भी हथियार नहीं निकाला। सभी ने बार्डी और बाकियों पर हमला करने के लिए सबसे सरल और अपरिष्कृत तरीका अपनाया और हाथापाई की। इन 5 राक्षस निवासियों के शरीर पर मौजूद काले शल्क न केवल बेहद सख्त थे, बल्कि लड़ते वक्त ये शल्क अचानक से उभर आते थे। ये शल्क बेहद तेज ब्लेड के टुकड़ों में बदल जाते थे। एक राक्षसवासी की गति बहुत तेज थी। वह तेजी से एक दुष्ट वंडरलैंड योद्धा की ओर दौड़ा। उस योद्धा के जबरदस्त युद्ध कौशल का सामना करते हुए वह उस दुष्ट वंडरलैंड योद्धा को गले लगाने में कामयाब रहा। राक्षसवासी 3 मीटर लंबा था, लेकिन वह दुष्ट वंडरलैंड योद्धा केवल 1.7 मीटर का था। वह सीधा राक्षस की बाहों में दबा हुआ था। तभी उस राक्षस निवासी के शरीर पर अचानक से शल्क उभर आए और तेज ब्लेड के टुकड़े सीधे उस दुष्ट वंडरलैंड योद्धा के शरीर में जा लगे। लगातार खींचने से उस दुष्ट वंडरलैंड योद्धा के शरीर में उस राक्षसी के शल्कों ने हजारों बार छेद कर दिया। उसके शरीर पर अचानक अनगिनत घाव हो गए, जहां उसके आंतरिक अंग दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति बुरी तरह चीखा। उसकी आंखों का जीवन धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके पूरे शरीर में मौजूद गहन क्यूई भी अंततः खत्म हो गई। ध्रुव गुफा में टहल रहा था। उसे दखल देने की कोई जल्दी नहीं थी। जब उसे पता चला कि दुष्ट वंडरलैंड की तरफ से आए एक योद्धा को पहले एक राक्षसवासी ने मार डाला है, तो वह चुपचाप उस जगह गया। उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली सारी गहन क्यूई को सोख लिया और फिर आखिरकार भौहें सिकोड़कर महावशी की ओर देखा। महावशी का मनमोहक रूप तेज हवा की परतों से घिरा हुआ था। जब वह अपने हाथ में चांदी का लंबा भाला लहराती तो वह तुरंत चांदी के अजीब सांपों का रूप ले लेता और गू या को डसने का हर मौका ढूंढ लेता। महावशी के शरीर से तेज फुसफुसाहट की आवाजें आती। जब एक हवा का झोंका निकलता तो अनगिनत हवा के झोंके तुरंत गुया को घेर लेते। गुया ने सफेद हड्डी के स्पर पकड़े हुए थे। उसके शरीर पर ढंके काले शल्क एक रहस्यमयी जादुई रोशनी में चमक रहे थे। हवा के झोंकों के प्रहार से गुया का 3 मीटर लंबा शरीर बिजली की तरह तेज हो रहा था और वह लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था। महावशी की मार्शल भावना द्वारा बनाई गई हवा की ब्लेड ने पत्थर की दीवार के उस टुकड़े को तोड़ दिया, लेकिन यह अभी भी गुया के तराजू के अंतराल में प्रवेश नहीं कर सका। गुया के हाथों में उसके शरीर के अंदर से निकली 2 सफेद हड्डियों की धारियां सफेद छापों की लकीरें खींच रही थीं। उस पीली सफेद हड्डी की धार से ठंडी जानलेवा आत्माएं बह रही थीं, जो चुपचाप सबके मन पर असर डाल रही थीं। गुफा के अंदर ठंडी जानलेवा आत्माएं फैल गईं। इससे हर राक्षसी प्राणी ऊर्जा से भर गया और उनके अंदर की बुरी ऊर्जा और भी प्रबल होती गई। दूसरी ओर महावशी, बार्डी और बाकी लोग उन जानलेवा आत्माओं के प्रभाव में और भी ज्यादा तर्कहीन हो गए। उन्होंने अपनी सामान्य शांति खो दी और युद्ध के दौरान गलतियां करते रहे। कुछ युद्ध आत्माओं के प्रदर्शन की गुणवत्ता भी काफी कम हो गई। ध्रुव इधर उधर घूमता रहा। उसने चुपके से गुया के हाथ में हड्डी के स्पर्श पर ध्यान दिया। आत्मा संग्रह मोती का उपयोग करके वह समझ पाया कि सफेद हड्डी के स्पर्श से निकलने वाली आत्माओं में एक दुष्ट शक्ति थी जो लोगों के मन को भ्रमित कर रही थी। ये आत्माएं बहुत धीमी गति से फैलती थीं, इतनी धीमी कि युद्ध कर रहे लोग उन्हें देख ही नहीं पाते थे। उन आत्माओं के कारण गुफा की परिस्थितियां धीरे धीरे प्रतिकूल रूप से बदलने लगीं, यहां तक कि महावशी भी इस प्रकार के परिवर्तन को नोटिस नहीं कर सकी। राक्षसवासी और भी ज्यादा भयंकर होते गए, उनकी शक्ति और भी प्रबल होती गई। इसके विपरीत दुष्ट वंडरलैंड के सभी योद्धाओं के चेहरे पर थकान थी। उनकी आंखें जलन से भरी थीं और उनकी गहन क्यूई के संचार की गति भी धीमी हो गई थी। ध्रुव ने एक पल के लिए ध्यान से देखा और अचानक भौहें चढ़ा लीं। महावशी, उन 2 हड्डी के कांटों पर ध्यान दो। उन हड्डी के कांटों से फैल रही शक्ति राक्षस निवासियों को और भी शक्तिशाली बनाएगी और तुम लोगों को और भी अविवेकी बनाएगी।
यह धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रही है। दो हड्डी के कांटों से फैलती आत्माएं जीत का कारक बन जाएंगी। अगर तुम इसे नहीं रोक पाए तो तुम्हारे सभी लोग यहीं मर जाएंगे। महावशी का नाजुक शरीर कांप उठा। उसकी चमकदार आंखों से अचानक एक ठंडी रोशनी निकल आई। उसने गूया के हाथ में रखे हड्डी के स्पर की ओर देखा और लगा जैसे आखिरकार उसे ध्यान आ गया हो। गूया, जो महावशी से जूझ रहा था, कि गहरी हरी आंखों में अचानक एक आश्चर्य झलक आया। उसने दूर से ध्रुव को देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, बेटे, तुम्हारी नजरें वाकई तेज हैं। तुमने मेरी चालें भांप लीं। जुआ, पहले इस लड़के को मार डालो ताकि ये और परेशानी न खड़ी करे। समझ गया गुरु। ईकाना के साथ युद्ध कर रहे राक्षस वासी ने अचानक ईकाना को छोड़ दिया। उसका चौड़ा शरीर एक दरवाजे के बोर्ड की तरह था जो सीधे ध्रुव की ओर दबाव डाल रहा था। ध्रुव की अभिव्यक्ति स्थिर थी और उसने हल्के से कहा, इतने लंबे समय तक देखने के बाद मुझे भी थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। सावधान, अगर तुम यहीं मर गए तो हमारे लिए जनसीन परिवार को इसका हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। महावशी चिल्लाया, उनसे आगे मत लड़ो। मैंने पहले ही इशारा कर दिया है। बहन सुहानी और बाकी लोग हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे। बस एक पल रुकना है। हालांकि महावशी ध्रुव को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह ध्रुव की असली पहचान जानती थी। वह जानती थी कि इग्रीस ध्रुव को बहुत महत्व देता है। यह जानने के लिए कि वह जीवित है या नहीं, उसने अमर रक्त की 3 बूंदें देकर एक भविष्यवाणी की थी। ये खबरें दूसरों को नहीं पता थीं, लेकिन समुद्री भान के जरिए उसे पता चलीं। यदि ध्रुव की मृत्यु उसके आसपास रहते हुए हो जाती है तो न केवल जनसीन परिवार दुष्ट वंडरलैंड को नष्ट कर देगा, बल्कि वे जनसीन परिवार पर अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे महावशी संभाल सके। हालांकि उसकी चिंतित चीख से गलती से एक महत्वपूर्ण शब्द प्रकट हो गया। जनसीन परिवार। गुफा के अंदर यह शब्द सुनते ही सभी ब्लैक स्केल जनजाति के दानव निवासियों की गहरी हरी आंखों में अचानक गहरी घृणा भर गई। गूया, जो आगे चल रहा था, अचानक आकाश की ओर दहाड़ा, जनसीन परिवार, साले तुम जनसीन परिवार से हो। मैं तुम्हारी नसें निकाल दूंगा और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा ताकि तुम हमारे ब्लैक स्केल जनजाति के क्रूर अत्याचार का स्वाद छक सको। सबसे क्रूर जनसीन परिवार ने हमारे कबीले के अनगिनत लोगों को मार डाला। हम अपनी जान जोखिम में डालकर अंतरिक्ष में चीर फाड़ करके आने को तैयार थे, बस इसलिए कि हम जनसीन परिवार से बदला ले सकें। ब्लैक स्केल जनजाति के सभी दानव निवासियों ने अचानक अपने विरोधियों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और अपनी गहरी हरी आंखों से तीव्र घृणा की चिंगारी निकालते हुए सीधे ध्रुव पर टूट पड़े। महावशी मूल रूप से चाहते थे कि ध्रुव अच्छे इरादे से सावधान रहे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके अच्छे इरादे के कारण यह परिणाम हुआ। ध्रुव ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इससे पहले कि ब्लैक स्केल जनजाति के सभी दानववासी पास आए, उसने चुपचाप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाते हुए अपनी शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जनसीन परिवार को कुछ तो पक्का यकीन है, वे इन क्रूर दानव निवासियों को वाकई इतना घृणित बना सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि चौथे दानव क्षेत्र में जनसीन परिवार के लोगों ने कितने बुरे काम किए होंगे जिससे दानव निवासी पागल हो गए। ध्रुव ने मन ही मन सोचते हुए तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही 6 दानव निवासियों ने सुना कि वह जनसीन परिवार से है, वे तुरंत ध्रुव की ओर चल पड़े। गुफा में घूम रहा ध्रुव अचानक उनका नंबर 1 लक्ष्य बन गया। ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया और अपनी पीठ दीवार से टिका ली ताकि आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला न हो। राक्षस निवासियों को ध्रुव को घेरते हुए देखकर महावशी को बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वह चिल्लाई, उसकी रक्षा करो। उसका हल्का शरीर बाड़ी से होता हुआ ध्रुव की ओर बढ़ गया। आपदा क्षेत्र के शेष 6 योद्धा भी दानव निवासियों की ओर दौड़े ताकि ध्रुव के मारे जाने की आशंका न रहे। मारना! हड्डी का स्पर गर्जना कर उठा और तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रकाश की 2 धाराओं में बदल गया। उड़ते समय 2 हड्डियों के स्पर अंतरिक्ष में दरार डालते प्रतीत हुए तथा उनके सिरों पर हरे प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए। हरी रोशनी भूत की आग जैसी लग रही थी। वह फूट पड़ी और ध्रुव को ढकने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला होता, ध्रुव को एक भयंकर गंध महसूस हुई। बज बज बज! उसकी आंखों के सामने चमकते हरे धब्बे उभर आए। वे हरे कांटों वाले जहरीले कीड़े थे। उन कीड़ों की गंध गुया जैसी थी। उनके शरीर के अंदर एक भयानक गंध भरी हुई थी और वह गंध की लहर ध्रुव से पूरी तरह चिपक गई। ध्रुव का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में हल्का दर्द दिखाई दिया। उस भयानक गंध से उत्पन्न हुए आध्यात्मिक हमले ने उसकी आत्मा और चेतना को स्तब्ध कर दिया। अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया। उसी समय वे जहरीले कीड़े हरे प्रकाश के धब्बे बन गए और बारिश की तरह नीचे गिरने लगे।
पत्थरीकरण। ध्रुव की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी फूट पड़ी। क्षण भर में ही उसकी त्वचा केली हरे रंग की हो गई और लोहे की तरह सख्त हो गई। वह पत्थर बनने की तीसरी अवस्था में पहुंच गया। डैंग डैंग डैंग। घने हरे कीड़े उसकी ओर दौड़े। उनके कांटे ध्रुव पर जोर से चुभे, हालांकि वे उसके आर पार नहीं पहुंच सके। हम घुइया चिल्लाया। जैसे ही उसकी गहरी हरी आंखों में आश्चर्य भरी रोशनी छा गई। हरा दानव कीड़ा दानव क्षेत्र से था। उनके कांटे बेहद तीखे थे। गुया ने युद्ध के दौरान जब तक हरे दानव कीड़ों को मार गिराया, तब तक वह कभी असफल नहीं हुआ था। हरे दानव कीड़े मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और मानव अंगों को कुतर सकते हैं। हरे दानव कीड़े भले ही छोटे थे, लेकिन वे बहुत ही भयानक जीव थे। गुया उन्हें अपने खून और मांस से खिलाता था। उनके हमलों के दौरान दानववासी भी उनका बचाव नहीं कर पाते थे और ये जीव उन पर हमला कर देते थे। जैसा कि गुया ने अनुमान लगाया था, मानव योद्धाओं ने गहन क्यूई के संचय पर जोर दिया। हालांकि उनके शरीर कमजोर थे, इसलिए वे हरे दानव कीड़ों के हमले का बचाव नहीं कर सके। गुया ने हरे दानव कीड़ों को मुख्य रूप से अमर मार्शल स्पिरिट के साथ जनसीन परिवार के सदस्यों पर हमला करने के लिए खिलाया था। यहां तक कि अमर मार्शल स्पिरिट वाले जनसीन योद्धा भी हरे दानव कीड़ों को अपने अंगों को कुतरने से नहीं रोक सके जब कीड़े उनके शरीर में प्रवेश कर गए। युद्ध में जब हरे दानव कीड़े किसी के शरीर में घुस जाते, तो अमर मार्शल स्पिरिट उन्हें शरीर को कुतरने से नहीं रोक पाती। कुछ ही देर में वे उसके अंगों को खा जाते। वे हरे दानव कीड़े दौड़े और ध्रुव के शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि उसकी त्वचा स्टील की तरह सख्त थी, जिससे गुया बहुत भ्रमित हो गया। भाड़ में जाओ, ध्रुव ने उपहास किया और फिर उसके शरीर के चारों ओर एक अंधेरा प्रकाश प्रकट हुआ, जो एक ढाल की तरह उसकी रक्षा कर रहा था। हरे दानव कीड़ों ने ध्रुव के शरीर को ढक लिया और अपने कांटों से उस पर वार करते रहे, लेकिन उसकी त्वचा को तोड़ने में असफल रहे। जैसे ही डार्क लाइट शील्ड का निर्माण हुआ, उसने सभी ग्रीन डेमन वर्म को दूर धकेल दिया। बूम! गुया की 2 सफेद हड्डी की पट्टियां तेजी से बाहर निकलीं और डार्क लाइट शील्ड पर जोरदार प्रहार किया। डार्क लाइट शील्ड एक बार में ही अंधेरे प्रकाश के बादल में फट गई और फिर 2 हड्डी के स्पर्श ध्रुव की छाती में घुस गए। पुह! दोनों हड्डी के स्पर्श ध्रुव की छाती में 3 इंच तक ढंस गए। जैसे ही वे हिले, हरे दानव कीड़े फिर से ध्रुव के शरीर में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए। ध्रुव आश्चर्यचकित था। मारना! महावशी आखिरकार आ पहुंची। उसके बाल उड़ रहे थे। उसने अपने शरीर से पवन तलवारें निकालीं और गुया की ओर तान दी। गुया ने खिलखिलाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों हड्डी के टुकड़े उड़कर उसके हाथ में आ गए। बच्चे, हरा दानव कीड़ा तुम्हारे शरीर में घुस गया है। बस इंतजार करो कि वह तुम्हें खा जाए। गुया ने ध्रुव की तरफ देखा और फिर महावशी से लड़ने के लिए मुड़ा। वह बच्चा मर रहा है, उसे छोड़ दो। इन लोगों को मार डालो। 5 दानव निवासियों ने ध्रुव पर हमला करना बंद कर दिया और दुष्ट वंडरलैंड योद्धाओं के खिलाफ लड़ने के लिए मुड़ गए। ध्रुव को नजरअंदाज कर दिया गया। अपने दांतों को भींचते हुए ध्रुव ने उन हरे दानव कीड़ों को बाहर निकालने के लिए गहन क्यूई का उत्पादन जारी रखा। गहन क्यूई बिजली की तरह चमक उठी और हरे दानव कीड़ों पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि गहन क्यूई के हमले के तहत उन हरे दानव कीड़ों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वे अभी भी ध्रुव के दिल की ओर आगे बढ़ते रहे। ध्रुव का सिर सुन्न हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने नकारात्मक शक्ति को जगाने की कोशिश की। उस समय ज्वाला की गर्म शक्ति गुप्त रूप से रक्त शिरा वलय से बाहर निकली और जल्द ही ध्रुव के शरीर में चली गई। अचानक ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बड़ी आग में जल रहा हो और उसका पूरा शरीर लाल हो गया हो। पृथ्वी कोर ज्वाला की शक्ति जल्द ही ध्रुव के शरीर के अंदर फैल गई और उसे गर्म कर दिया। पत्थर की गुफा अधिक से अधिक गर्म होती गई। ध्रुव के शरीर के अंदर मौजूद हरे दानव कीड़े ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही जलकर राख हो गए। पर्याप्त! ध्रुव की आत्मा रक्त शिरा वलय में डूब गई और पृथ्वी कोर ज्वाला को संदेश भेजा। ज्वाला शक्ति गायब हो गई, लेकिन ध्रुव का शरीर अभी भी भाप से ढका हुआ जल रहा था। उस महत्वपूर्ण बिंदु पर पृथ्वी कोर ज्वाला ध्रुव के बचाव के लिए सामने आई, लेकिन इसकी ज्वाला शक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि इसे सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया था, इसने ध्रुव को लगभग जलाकर राख कर दिया था। यदि ध्रुव ने मैग्मा तालाब में अपने शरीर को परिष्कृत नहीं किया होता, तो वह ज्वाला शक्ति को सहन नहीं कर पाता। एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया। हरे दानव कीड़ों के मृत शरीर को अपनी गहन क्यूई के साथ लपेटा और उन्हें अपनी छाती में 2 रक्त छिद्रों में धकेल दिया। दांत पीसते हुए
उदास चेहरे के साथ ध्रुव ने खून के गड्ढे से काले शरीरों को बाहर निकाला। खून के गड्ढों में मांस को ऐंठते देखकर ध्रुव को एहसास हुआ कि वह ठीक हो रहा है। उसे थोड़ी राहत मिली और फिर उसने गुया की तरफ नफरत से देखा। गुया पृथ्वी क्षेत्र में था और उसकी हड्डी के स्पर्श इतने तेज थे कि वे ध्रुव की पेट्रिफिकेशन, मार्शल स्पिरिट को तोड़ सकते थे और उसकी छाती पर खूनी छेद छोड़ सकते थे। ध्रुव थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसने पाया कि पेट्रिफिकेशन मार्शल स्पिरिट हर चीज से बचाव नहीं कर सकता। गुया ने प्रत्येक हरे दानव कृमि में अपनी आत्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगा दिया था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे ध्रुव की असामान्यता का पता चल गया। तुम अपने शरीर के अंदर हरे दानव कृमि को मार सकते हो? गुया ने आश्चर्य से ध्रुव को देखा। हरे दानव कृमियों को गहन क्यूई से नहीं बल्कि तीखे हथियारों से चोट पहुंचेगी। तुमने कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल किया? ज्वाला शक्ति, इतनी प्रबल ज्वाला शक्ति। ये मेरी बारी है। ध्रुव मुस्कुराया और जल्द ही शांत हो गया। उसके शरीर में क्रूर, जानलेवा और पागल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह अचानक बहुत दुबला हो गया। उसकी ऊर्जा एक पल में दोगुनी हो गई। भगदड़ का पहला आकाश। उलझाओ! गुया की ओर इशारा करते हुए ध्रुव ने आदेश दिया। गुया के पास छिपा हुआ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अचानक सक्रिय हो गया और गुया को अंदर खींच लिया। सफेद हड्डी के स्पर्श लिए गुया महावशी के साथ भीषण युद्ध में था और उसका शरीर अचानक नशे में थरथराने लगा। वह स्थिर भी नहीं रह पा रहा था। क्या बकवास है? गुया चिल्लाया और यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि उसे किसने रोका था। उलझाओ! 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 ध्रुव शांत रहा। उन राक्षस निवासियों की ओर इशारा किया और शब्द दर शब्द आदेश दिया। बाकी 5 राक्षसवासी दुष्ट वंडरलैंड योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे क्योंकि उनके काले शल्क सख्त थे। वे बेखौफ होकर बार्डी और दूसरों की ओर दौड़ पड़े। एक बार जब राक्षस निवासियों ने उन पर हमला कर दिया तो बार्डी और अन्य लोगों को उनसे लड़ना मुश्किल हो गया और उन्हें हमलों से पीछे हटना पड़ा। हालांकि जैसे ही ध्रुव ने उलझाना कहा, गुफा में स्थिति पलट गई। गुया की तरह अन्य 5 राक्षस निवासी भी गुफा के अंदर कांपने लगे और केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही घूम सकते थे और दोबारा हमला करने में सक्षम नहीं थे। ध्रुव को देखते ही महावशी की आंखों में आश्चर्य झलक आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है। बार्डी, इकाना और अन्य दुष्ट वंडरलैंड योद्धा भी हैरान थे क्योंकि वे अपने विरोधियों को हवा में घूमते हुए देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जबकि उन्होंने पता लगाने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति को भेजा था। क्या कर रहे हो? मार डालो! ध्रुव अधीर हो गया। अरे हाँ हाँ! महावशी को तभी एहसास हुआ। वह शर्मा गई और चिल्लाई, इन्हें जल्दी से ले जाओ! दुष्ट वंडरलैंड योद्धा शीघ्र ही जाग गए और वापस लड़ने के लिए दौड़ पड़े। 4 गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों ने 6 राक्षस निवासियों को कसकर बांध दिया। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में उनके शरीर अनैच्छिक रूप से एक गला घोंटने वाली शक्ति द्वारा घूम गए तथा उनके शरीर पर मौजूद काले शल्कों ने पा पा ध्वनि निकाली। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में 2 अलग अलग बल एक दूसरे पर प्रभाव डालते थे, जिससे अन्य बल भी प्रभावित होते थे। राक्षसवासी के शरीर के अंदर की शक्ति भी प्रभावित हुई। शक्ति एकत्रित करने की गति अचानक धीमी हो गई, जिससे उनके लिए अपनी शक्ति को अधिकतम करना मुश्किल हो गया। हालांकि राक्षसवासी के शरीर पर काले रंग के शल्क वास्तव में बहुत अजीब थे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में उनका मांस नहीं फटा। इस समय राक्षस निवासियों का शक्तिशाली शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। महावशी की चीख सुनकर दुष्ट वंडरलैंड के योद्धाओं को होश आ गया और वे राक्षस निवासियों की ओर दौड़ पड़े। इधर मत आओ! जब ध्रुव ने उन लोगों को राक्षस निवासियों की ओर दौड़ते देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, दूर से हमला करो! एक बार तुम उनके पास पहुंच गए तो तुम भी शक्ति से बंध जाओगे। बार्डी और बाकी लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे तुरंत रुक गए। दैत्यों से सुरक्षित दूरी नापने के बाद उन्होंने उन दैत्यों पर हमला करने के लिए अपने विशेष युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। जब ध्रुव ने नकारात्मक शक्तियों को लगातार उत्तेजित किया तो उसकी शारीरिक शक्ति दोगुनी हो गई। वह तुरंत गुया की ओर दौड़ा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का स्वामी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उस पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दौड़ते ही उसने तुरंत अपनी उंगली वाली बंदूक निकाली। 5 उंगलियां, जो एक तेज चाकू की तरह बन गईं, सीधे गुया की पुतली में धंस गईं। ब्लैक स्केल जनजाति के दानव निवासियों के शरीर न केवल शल्कों से ढके हुए थे, बल्कि उनके गाल और गर्दन भी शल्कों से ढके हुए थे। काले शल्क बेहद मजबूत थे। ये ध्रुव के पत्थर जैसे शरीर के बराबर थे।
बिना हथियारों की मदद के इन शल्कों को भेदना बहुत मुश्किल था। केवल उनकी आंखों में कोई तराजू नहीं था, जिसके कारण यह हमला करने के लिए सबसे कमजोर जगह थी। गुया की गहरी हरी पुतलियों ने पहली बार घबराहट का भाव प्रकट किया। वह असहाय होकर ध्रुव की पांचों उंगलियां अंदर आती देख रहा था। वह अपने हाथों से उसे रोकना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी बाहें हिलाईं तो दिशा और पैमाना समझना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर कीचड़ में धंसा हुआ लग रहा था। वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक क्षण पहले क्या तुम बहुत उग्र नहीं थे? ध्रुव ने व्यंग्य किया। जैसे ही उसकी उंगलियां तेजी से पास आईं और अचानक गुया की आंखों में घुस गईं। हुआ। इस पल गुया के शरीर पर तराजू अचानक हिलने लगे, जिससे वे अचानक जीवित हो गए और घूमने लगे। तराजू पर सिक्कों जितने छोटे छोटे धब्बों में बारूद जितनी तीव्र हत्या की मंशा अचानक फूट पड़ी। ध्रुव को अचानक बर्फीली ज्वाला के शब्द याद आ गए। ब्लैक स्केल जनजाति के राक्षस निवासी संकट की स्थिति में अपने शरीर पर मौजूद शल्कों का उपयोग हमला करने के लिए कर सकते हैं। वे शल्क ब्लेड जैसे थे। उनका प्रभाव अत्यंत भयंकर था। एक बार उन शल्कों के आर पार हो जाने पर उसी क्षेत्र के योद्धाओं के शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। स्केल कवच, यह ब्लैक स्केल जनजाति के लिए रक्षात्मक कवच था और साथ ही हमला करने के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार भी था। हालांकि ब्लैक स्केल जनजाति के वे राक्षस अपने शरीर पर मौजूद शल्कों का प्रयोग तब तक हमला करने के लिए नहीं करेंगे जब तक कि वे संकट में न हों, क्योंकि एक बार शल्क निकल गए तो उनका शरीर भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और उन्हें फिर से ठीक होने में कठिनाई होगी। जब तक कि वे जीवन या मृत्यु के क्षण में न हों, राक्षसवासी निश्चित रूप से ऐसे चरम उपायों पर नहीं जाएंगे। गुया की गहरी हरी आंखों में पागलपन भरा हुआ था जब उसने ध्रुव की उंगलियों को देखा जो उसके ऊपर आ गईं, और फिर एक क्रूर मुस्कान मुस्कुराई। ध्रुव इस तरह की हताश क्रूर मुस्कान से बहुत परिचित था। गुया की आंखों में भेदने वाला हाथ अचानक पीछे हट गया। इस समय ध्रुव बहुत शांत था और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह तेजी से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। सुरंग में वापस गिर जाओ। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आने के बाद ध्रुव की आंखों ने युद्ध के मैदान को स्कैन किया और पाया कि ब्लैक स्केल जनजाति के शेष 3 दानव निवासियों के तराजू भी हिल गए थे। यह गुया के समान ही था। वे मरने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम हमला किया। वे दुष्ट वंडरलैंड योद्धा जो राक्षस निवासियों को घेरे हुए थे और खुशी से हमला कर रहे थे, ये सुनकर अचानक स्तब्ध रह गए और अजीब तरह से ध्रुव की ओर देखने लगे। क्या गलत? महावशी भी स्तब्ध रह गई। उसके नियंत्रण में जो चांदी का भाला था वह पहले ही एक राक्षस निवासी के शल्क को भेद चुका था और उस राक्षस निवासी की जान लेने के लिए तैयार था। इस महत्वपूर्ण क्षण में ध्रुव ने अचानक पीछे हटने को कहा, जिससे वह भ्रमित हो गई। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी जाओ। राक्षस निवासियों के तराजू को तेजी से हिलते हुए देखकर ध्रुव के पास समझाने का कोई समय नहीं था और वह तेजी से सुरंग की ओर भाग गया। उसे सुनो! महावशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ध्रुव के तनाव से उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बार्डी और बाकियों की तरफ चिल्लाने के बाद वह सुरंग की ओर दौड़ने वाली दूसरी व्यक्ति थी। दुष्ट वंडरलैंड के योद्धाओं ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और तेजी से पीछे हटकर सुरंग में घुस गए। शिव शिव शिव! पत्थर की गुफा के अंदर शल्क उड़कर अलग हो गए। शल्क किसी तेज धार जैसे थे। अद्भुत भेदन शक्ति के साथ वे राक्षस निवासियों के शरीर से एक के बाद एक निकलकर चारों दिशाओं में उड़ गए। तराजू गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित नहीं थे। कुछ समय के लिए वे शल्क पत्थर की गुफा के अंदर आकाश से छोड़े गए तीरों की तरह उड़ गए और पूरी गुफा को ढक लिया। ध्रुव और महावशी सुरंग में सबसे पहले घुसे। बार्डी और ईकाना भी जानते थे कि ध्रुव और महावशी इस नाजुक मोड़ पर बिना वजह पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए वे भी जल्दी ही पीछे हट गए। उन तराजुओं के बाहर आने से पहले ही वे सुरंग के अंदर पहुंच चुके थे। हालांकि 2 दुष्ट वंडरलैंड योद्धा हैं जो सुरंग में भागने में एक कदम बहुत देर कर चुके थे। उनके शरीर ने सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। उन दोनों आदमियों के मुंह से तुरंत 2 बेहद तीखी चीखें निकलीं। ध्रुव उनके सामने था और साफ देख सकता था कि उनके शरीर पर उन शल्कों से चोट लग रही है, जिससे उनके शरीर तुरंत फटकर भौरों के छत्ते में बदल गए और मांस के टुकड़ों में बदल गए। वे कवच अभी भी चारों ओर उड़ रहे थे। वे घने चाकू के जाल की तरह थे और पूरी पत्थर की गुफा में भरे हुए थे। ध्रुव का चेहरा उदास हो गया और वह चुपचाप चुप हो गया। ब्लैक स्केल जनजाति के योद्धाओं का यह हताश करने वाला अंतिम हमला अत्यंत भयंकर था। यह अनजान प्रतिद्वंद्वी का सिर तुरंत काटने के लिए पर्याप्त था। यदि उसे आइस कोल्ड फ्लेम द्वारा यह नहीं बताया गया होता कि ब्लैक स्केल जनजाति के पास यह चाल है और उसकी उंगलियां गुया की
आंखों में घुस गई हैं, तो शायद उसका शरीर भी गू या कि शरीर से निकले उन शल्कों से फट गया होता। जैसे ही शल्क उड़े, उन राक्षस निवासियों का मांस और खून धुंधला हो गया। जाहिर है, उनके शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब वे शल्क फट गए, तो राक्षसवासी की शारीरिक शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। उनमें से गू या सबसे ताकतवर था। जब तराजू उड़ गए, तो उसके शरीर से अचानक एक जबरदस्त विस्फोटक शक्ति फूट पड़ी, जिसने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर भी एक दरार बना दी। गूया, जिसका शरीर जख्मों से भरा था, बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी गहरी हरी पुतलियों में बेपनाह नफरत थी। हालांकि वह गुफा में ज्यादा देर नहीं रुका। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की विलक्षणता को समझने से पहले उसने ध्रुव और महावशी को मारने के लिए अपनी अल्पकालिक उन्नत शक्ति पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। वह अजीब तरह से दूसरी सुरंग की ओर भागा और उन बंधे हुए राक्षस निवासियों को छोड़ दिया। गुफा के अंदर तराजू का अपना जीवन प्रतीत होता है। घूमना बंद करने के बाद यह कुछ सेकंड के लिए हवा में रहा और अचानक गूया की ओर उड़ गया। गूया का शरीर अचानक चुंबक की तरह हो गया और उसने उन शल्कों को वापस खींच लिया जो बाहर निकल आए थे। उसके बाद उन शल्कों को बड़ी ही सटीकता से उसके शरीर में फिर से छेद दिया गया। जब गू या सुरंग में वापस गया, तो वे शल्क एक बार फिर उसके शरीर पर सबसे मजबूत अवरोध बन गए। इसे वास्तव में वापस भी लिया जा सकता है। ध्रुव उन काले शल्क जनजाति की चालों से स्तब्ध और स्तब्ध था। उसने सोचा भी नहीं था कि वे राक्षसवासी न केवल हमला करने के लिए उन शल्कों को छोड़ सकते हैं, बल्कि उन्हें वापस भी खींचा जा सकता है। ऐसी चाल दूसरों के लिए दोहराना वाकई नामुमकिन था। ध्रुव ने भागे हुए गूया का पीछा करने की हिम्मत नहीं की और उसे भागते हुए केवल देखता रहा। पत्थर की गुफा के अंदर अन्य 5 राक्षस निवासियों के शल्क अभी भी उड़ रहे थे। वे शल्क किसी भी नियम का उल्लंघन करते थे और बेहद घने थे। अगर कोई लापरवाही से गुफा में घुस जाता, तो वे सिर्फ निशाना बन जाते। हो सकता है कि वे शल्क उन्हें छेद कर ततैया के छत्ते में बदल दें। ध्रुव, महावशी और अन्य लोग सुरंग के अंदर छिप गए और उन तराजू को सम्मानपूर्वक देखने लगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर रहने वाले वे 5 राक्षस थोड़े भयभीत हो गए और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर संघर्ष करते रहे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। दुर्भाग्य से वे 5 राक्षसवासी केवल आपदा क्षेत्र में ही थे। शल्कों के फटने के बाद उनके शरीर में भी एक अल्पकालिक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन वे गूया जितनी शक्तिशाली नहीं थीं और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई दरार नहीं डाल पा रही थीं। ध्रुव ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और जब तक तराजू हिलना बंद नहीं हो गया, तब तक वह सुरंग के अंदर ही रहा। आपको कैसे पता चला कि ब्लैक स्केल जनजाति ने इस तरह का जवाबी हमला किया था? महावशी की आंखें अजीब सी चमक से भर गईं जब उसने ध्रुव को देखा। कल क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने ब्लैक स्केल जनजाति के बारे में पहले नहीं सुना था? तुम अचानक ब्लैक स्केल जनजाति से इतनी परिचित क्यों हो गईं? क्या तुम कुछ छिपा रही हो और वास्तव में हमारी मदद नहीं करना चाहती? ध्रुव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। उन उड़ते हुए तराजू को देखते हुए उसने हल्के से कहा, कल तक मुझे अभी भी काले तराजू वाले कबीले के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि मेरे पास जो जादुई खजाना है, वह उन दानवों की आत्मा में झांक सकता है और स्पष्ट रूप से पता लगा सकता है कि वे क्या करना चाहते हैं। अभी जब मैं गूया पर हमला कर रहा था, तो संयोग से मैंने उस जादुई खजाने का इस्तेमाल किया और गूया की योजना का पता लगा लिया और फिर तुम लोगों को याद दिलाया। उसने सारा तर्क उस जादुई खजाने में डाल दिया जो उसके पास था। महावशी ने भौहें चढ़ाईं। वह ध्रुव के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। तो यह ऐसा था। ऐसा लगता है कि जनसीन परिवार वास्तव में शक्तिशाली है। उनके गुप्त खजाने अनगिनत हैं। जनसीन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी तक अमर द्वीप पर नहीं गया हूं। कौन जानता है कि जनसीन परिवार के पास कौन से अजीबोगरीब गुप्त खजाने हैं? ध्रुव ने समझाया। क्या? महावशी और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई और ध्रुव की ओर उसकी दृष्टि और अधिक संदेह से भर गई। क्या आप किसी दूरस्थ क्षेत्र से नहीं आए हैं? क्या यह ऐसा क्षेत्र है जहां ऐसा जादुई खजाना है? महावशी के विचार से व्यापारी संघ ग्रेस मुख्य भूमि का एक दूरस्थ क्षेत्र था। उस क्षेत्र से आए ध्रुव के पास गुप्त खजाने होने पर भी वो इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था, है ना? दूरस्थ क्षेत्र? ध्रुव ने उसके स्वर में तिरस्कार भरा भाव सुना और बड़बड़ाया। हर जगह का अपना जादुई स्थान होता है। ये मत सोचो कि अनंत सागर ग्रेस मुख्य भूमि का केंद्र है। कई जगहों पर तो ऐसे कई रहस्यमयी खजाने भी हैं। जाहिर है, मुझे पता है कि अनंत सागर ग्रेस मुख्य भूमि का केंद्र नहीं है। महावशी ने भौहें चढ़ाईं और फिर थोड़ा तिरस्कार भरा। लेकिन तुम जिस जगह से आए हो वह निश्चित रूप से एक दूरस्थ क्षेत्र है। हम्फ, मैं दुष्ट वंडरलैंड का योद्धा हूं।
इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से पता होगा कि वे स्थान कहाँ हैं जहां कई शक्तिशाली योद्धा हैं, और वे कहाँ हैं जहां नहीं हैं। ध्रुव ने अपने होंठ मोड़ लिए, क्योंकि वह उससे बात जारी रखने में बहुत आलसी था। महावशी, मावशी। ध्रुव के पीछे गहरी सुरंग से उन्हें अचानक सुहानी की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, इसलिए सुहानी और बाकियों को शायद महावशी का संदेश अभी अभी मिला होगा और वे दौड़कर यहां पहुंचे होंगे। महावशी चौंक गई और जल्दी से बोली, हमारे लोग आ गए हैं, अब हम वापस हमला कर सकते हैं। हम इस यात्रा में हम उस गु या का पीछा करेंगे और सीधे उनके सैनिकों को ढूंढेंगे और एक ही झटके में उनका सफाया कर देंगे, ताकि इस द्वीप पर बिताया गया समय कम हो जाए। ध्रुव ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसे तुरंत आत्मा संग्रह मोती में एक असामान्यता का एहसास हुआ। थोड़ा सा होश में आने के बाद ध्रुव के चेहरे का रंग अचानक बदल गया और वह तुरंत चिल्लाया, अब गुफा से बाहर निकलो। आत्मा एकत्रीकरण मोती के माध्यम से ध्रुव ने खदान के तल से एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन शक्ति महसूस की। जीवन शक्ति की अपनी समझ से वह निश्चित हो सकता था कि शक्तिशाली जीवन शक्ति एक काले शल्क वाले राक्षस निवासी से आई थी, जो कम से कम निर्वाण क्षेत्र के तीसरे आकाश में था। निर्वाण क्षेत्र के द्वितीय आकाश में रहने वाला काले शल्क वाला दानव निश्चित रूप से ब्लैक रॉक द्वीप में एक भयावह अस्तित्व था। हालांकि सुहानी के पास वही निर्वाण क्षेत्र साधना है, लेकिन दानव निवासियों के साथ युद्ध के माध्यम से ध्रुव को पूरा यकीन था कि उसी क्षेत्र में एक काले पैमाने का दानव निवासी मानव योद्धा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली था। दूसरे शब्दों में, सुहानी निश्चित रूप से उस राक्षस निवासी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। किसी राक्षस निवासी का क्षेत्र जितना ऊंचा होता था, अंतरिक्ष में अस्थिर बिंदुओं से गुजरते समय उसका जोखिम उतना ही ज्यादा होता था। हो सकता है कि जब यह राक्षस निवासी अनंत सागर में आया था तो वह घायल हो गया था और अभी हाल ही में ठीक हुआ हो। हो सकता है गुया की चोट ने इस आदमी को क्रोधित कर दिया हो, और जब वह क्रोधित होता था तो उसकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत हो जाती थी, जिससे ध्रुव को आत्मा एकत्रीकरण मोती के माध्यम से इसे महसूस करने की अनुमति मिलती थी। इस समय यह राक्षस निवासी खदान के नीचे से ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जल्द ही वह राक्षस निवासी यहां दिखाई देगा, और भले ही सुहानी यहां पहुंचे, वह शायद उस राक्षस निवासी की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। ध्रुव को अपनी ताकत का एहसास था। जब उसने क्रोध के दूसरे आकाश का इस्तेमाल करके अपनी ताकत दोगुनी कर ली, तब भी वह ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी लोक के किसी योद्धा से ही निपट सकता था। वह राक्षसवासी निर्वाण लोक के दूसरे आकाश में था, और उसका शरीर भी बेहद शक्तिशाली था। अगर वह इस राक्षसवासी से लड़ता तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसीलिए उसका पहला विचार जल्दी से वहां से निकल जाने का था। क्या हुआ? महावशी चिल्लाई। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन ध्रुव के हाव भाव से उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। पहले यहां से चले जाओ। ध्रुव का चेहरा उदास हो गया और वह पीछे की ओर तेजी से बाहर की ओर भागा। जब वह अंदर गया तो ध्रुव को इस गुफा का हर विवरण याद था, और वह इस भूल भुलैया जैसी गुफा के बारे में पहले से ही स्पष्ट था, क्योंकि उसने पहले ही अपने दिमाग में एक नक्शा बना लिया था। ध्रुव ने केवल एक बार उत्तर दिया और तुरंत चला गया, जिससे महावशी और अधिक आश्चर्यचकित हो गई। मिस महावशी, हमें क्या करना चाहिए? दुष्ट वंडरलैंड के योद्धा महावशी की ओर देखकर असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। महावशी ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर झिझकने के बाद वह चिल्लाई, वापस जाओ! तुम लोगों ने भी उस आदमी के अजीबोगरीब तरीके देखे हैं। वह हालात को किसी और से बेहतर जानता है। अगर वह जाना चाहता है तो उसके अपने ही कारण होंगे। बार्डी और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। महावशी ने बढ़त बना ली। थोड़ी देर तक हिलने डुलने के बाद वह हरी रोशनी में बदल गई, जो ध्रुव की दिशा में तेजी से बढ़ी। ध्रुव तेजी से सुरंग पार कर गया। उसके शरीर में मौजूद गहन क्यूई उसके पैरों में प्रवाहित हो रही थी, और हर बार जमीन पर उतरते ही काली कठोर चट्टानों से एक आवाज आती थी। कुछ चट्टानें तो टूट भी गई थीं। लगता है उसे कोई ऐसा युद्ध कौशल ढूंढना होगा जिससे उसकी गति बढ़ जाए। जब ध्रुव आगे बढ़ रहा था, उसने चुपके से सोचा। जहां तक वह जानता था, गति बढ़ाने वाले कई युद्ध कौशल हैं। एक बार सीख लेने पर ये गति को काफी बढ़ा सकते हैं, और युद्ध के दौरान शरीर की गतिविधियों को अप्रत्याशित भी बना सकते हैं। जब वह त्यानियुन शहर में जनसीन परिवार के पास था, तो उसे जनसीन परिवार के मार्शल स्पिरिट पैलेस में शरीर साधना के लिए कई प्रकार के मार्शल कौशल मिले। हालांकि उन मार्शल कौशलों का स्तर बहुत कम था, इसलिए उसने उनका उपयोग नहीं किया। इसके अलावा आमतौर पर ऐसा कोई विशेष अवसर या युद्ध नहीं होता था जिसमें उसे इस प्रकार के युद्ध कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती।
हालांकि आज आत्मा एकत्रीकरण मोती के माध्यम से जब उसने महसूस किया कि निर्वाण क्षेत्र के दूसरे आकाश की साधना के साथ एक राक्षसवासी बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ रहा है, तो उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी गति बहुत धीमी थी। किसी महत्वपूर्ण समय पर गति जीवन रक्षक साबित हो सकती है। छी, सुरंग के सामने अचानक हवा में हलचल की आवाज आई। ध्रुव रुक गया और सामने की ओर देखने लगा। सुरंग के बाहर एक मोटी आकृति खड़ी थी, जिसके पीछे एक लंबी परछाई थी। इस आकृति की गति बहुत तेज थी, जिससे एक लंबी परछाई का भ्रम पैदा हो रहा था, जो बहुत अजीब लग रहा था। फू! सुहानी अचानक रुक गई। उसने ध्रुव को आश्चर्यचकित नजर से देखा और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? महावशी और बाकी लोग कहाँ हैं? जब उसने देखा कि जो आ रहा है वह सुहानी है, तो ध्रुव निश्चिंत हो गया। वे पीछे हैं। हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। यहां से चले जाओ। सुहानी दंग रह गई। मैंने अभी तक राक्षस निवासियों को नहीं देखा है। हमारा उद्देश्य द्वीप पर स्थित राक्षस निवासियों को साफ करना है, और मिशन पूरा होने से पहले हम कैसे जा सकते हैं? अगर आप लोग मिशन पूरा करना चाहते हैं तो यह आपकी समस्या है। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। ध्रुव अब और समझाने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सुहानी को पार किया और जल्दी से बाहर निकल गया। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि निर्वाण क्षेत्र के दूसरे आकाश में साधना करने वाले राक्षसवासी की गति धीरे धीरे तेज हो रही है, और जल्द ही वह राक्षसवासी उनके स्थान पर पहुंच जाएगा। समय बर्बाद हो रहा था, और अपनी जान बचाने के लिए ध्रुव अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। समझाने से बस 1 मिनट का समय बर्बाद होता, लेकिन इस पल में हर मिनट बेहद कीमती था। शायद अगर उसने समझाया होता तो अब तक खुद को बर्बाद कर चुका होता। तो क्या हुआ? सुहानी ने आश्चर्य से कहा। मुझे महावशी का संदेश मिला। उसने कहा कि तुम लोगों का सामना राक्षस निवासियों से हुआ है। महावशी से खुद ही पूछ लो, वह एक पल में यहां आ जाएगी। ध्रुव ने जवाब दिया और बाहर निकलने की ओर दौड़ता रहा। सुहानी और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि ध्रुव पहले ही गायब हो चुका था। कितना अजीब आदमी है। मुझे नहीं पता कि वह ब्लैक रॉक द्वीप पर किस लिए आया था। हालांकि उसने कहा था कि वह खुद को प्रशिक्षित करना चाहता है, लेकिन शक्तिशाली राक्षस निवासियों को देखने के बाद वह वास्तव में भाग गया। सुहानी ने संदेह से भरकर भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया, फुश फुश। सुरंग से अचानक एक के बाद एक आकृतियां बाहर निकलीं। एक संकरी गुफा में कामना, कमानन, भावीर 10 और योद्धाओं को लेकर सुरंग में प्रवेश करने ही वाले थे। ध्रुव अचानक प्रकट हुआ। क्या? कामना ने आश्चर्य से कहा, और फिर ध्रुव की ओर अजीब तरह से देखते हुए कहा, तुम वापस क्यों आए? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लोगों का सामना राक्षस निवासियों से हुआ था? तुम किससे भाग रहे हो? कमानन मुस्कुराई और फिर बोली, ऐसा मत कहो कि तुम राक्षस निवासियों से डरते हो और उनसे भयभीत हो। हा हा हा, तो फिर तुम यहां आए ही क्यों थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद को प्रशिक्षित करना चाहते हो? ध्रुव बहुत आलसी था और उन्हें ध्यान में नहीं रख सका और उनसे आगे निकल गया। इंतजार। भावीर ने ध्रुव का रास्ता रोक दिया। उसका चेहरा संदेह से भरा था। तुम लोगों का क्या सामना हुआ? महावशी कहाँ है? भले ही तुम भागना चाहते हो, लेकिन तुम्हें चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, हम पहले ही आ चुके हैं। कामना तिरस्कार भरी आंखों से मुस्कुराई। और क्या बताऊं, सिस्टर सुहानी पहले ही आगे बढ़ चुकी हैं। सिस्टर सुहानी निर्वाण लोक में है। उनके यहां होने से वे राक्षस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बात से डर रही हो। तनोमी कैलालार। इन तीनों ने स्पष्ट रूप से यह मान लिया था कि ध्रुव एक कायर है, और शक्तिशाली राक्षस निवासियों को देखकर ध्रुव डर गया था। ध्रुव ने उपहास किया और फिर भावीर की ओर कहा, जिसने उसका रास्ता रोक रखा था, हटो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग हीरो बनना चाहते हो या नहीं। मेरा रास्ता मत रोको। पहले सब कुछ साफ कर दो। जाने के बारे में सोचना भी मत। भावीर की आंखें ठंडी हो गईं और फिर बोली, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा उपनाम जनसीन है? अगर तुम्हारा उपनाम जनसीन भी है तो भी मुझे परवाह नहीं। तुम तो सिर्फ आपदा क्षेत्र में हो। भले ही तुम सचमुच जनसीन परिवार से आए हो, लेकिन निश्चित रूप से तुम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो। इस काली चट्टान वाले द्वीप में तुम अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते। ध्रुव का चेहरा अचानक धुंधला हो गया। उसने अपनी व्याख्या जारी नहीं रखी और अपने शरीर को क्रोध के प्रथम आकाश में बनाए रखा। ध्रुव अचानक एक गोली की तरह भावीर की ओर टूट पड़ा। आह! उसने हमला करने की हिम्मत की। भावीर चिल्लाया और फिर अपना सिर हिलाया। आपदा क्षेत्र की खेती के साथ वह पृथ्वी क्षेत्र के दूसरे आकाश की खेती के साथ योद्धा पर हमला करने की हिम्मत करता है।
मुझे नहीं पता कि वह बहुत आश्वस्त है या पहले से ही पागल है। वह राक्षस निवासियों से भयभीत हो गया होगा। मैं अभी भी नहीं बता सकता कि वह कौन है। वहां मौजूद अन्य दुष्ट वंडरलैंड योद्धाओं ने उपहास की अभिव्यक्ति प्रकट की और व्यंग्य में ध्रुव का उपहास किया। भावीर ने घुरघुराहट भरी। उसका शरीर अभी भी रास्ता रोके हुए था और जरा भी नहीं हिला। उसके हाथों ने एक अर्धवृत्ताकार चाप बनाया और फिर गहरा पीला प्रकाश तेजी से संघनित होकर ठोस मिट्टी की एक परत बना गया। भावीर की मार्शल आत्मा पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है।